हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज मुस्कान एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। हमारा सब्जेक्ट है हिंदी सी, उसके यूनिट फर्स्ट पार्ट सेकंड है जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अंदर टॉपिक्स है हमारे हिंदी कविता का विकास, मेन इसकी हेडलाइन है। एंड इसमें चैप्टर्स है, इसमें टोटल 4 चैप्टर्स हैं। 4 चैप्टर्स को ही हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में आपको बताना है आदिकाल। फर्स्ट चैप्टर में बात करेंगे आदिकाल के सामान्य विशेषताओं के, मतलब सामान्य उसको जब परिचय के बारे में हम समझेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट में आदिकाल के बारे में। देन चैप्टर नंबर सेकंड है मध्यकाल, मतलब जिसको भक्ति काल भी कहते हैं, उसके सामान्य विशेषताओं, उसके परिचय के बारे में बात करेंगे। रीतिकाल के बारे में, उसके रीतिकाल का परिचय देखेंगे। एंड फोर्थ में आधुनिक काल के परिचय में। तो ये 4 चैप्टर्स इन दोनों, मतलब इन 4 टॉपिक्सों के ऊपर है जिसको हम कवर करेंगे अपनी इस वीडियोस के अंदर। टोटल जो हमारे चैप्टर्स हैं वो 4 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, आदिकाल। नंबर फर्स्ट है हमारा आदिकाल के सामान्य परिचय। तब इसमें बात करेंगे, इसमें इंट्रोडक्शन दिया है कि जो हिंदी साहित्य है ना, उसको 3 कालों में बांटा गया है, जैसे आपको बताया गया है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसमें से हमारा जो पहला काल है ना, वो आदिकाल है, जिसे हम वीर गाथा काल भी कहते हैं। ये जो हिंदी कविता का प्रारंभिक चरण है। तो आपको ऐसे बताया गया है कि जो हिंदी के साहित्य का इतिहास है उसको 3 कालों में बांटा गया है। सबसे पहले आदिकाल है, फिर मध्यकाल है, फिर आधुनिक काल है। और जो सबसे पहला काल है ना, उसको आदिकाल कहा जाता है। इसके अंदर आपको वीर गाथा, मतलब इसको वीर गाथा काल भी इसलिए कहता है क्योंकि इसके अंदर वीरता, साहस, इन सबकी कहानियों का वर्ण इसके अंदर मिलता है। और ये हिंदी कविता का, मतलब हिंदी कविता का सबसे पहला काल है, इसलिए इसको आदिकाल भी कहते हैं। ये हिंदी कविता का प्रारंभिक चरण है। तो आदिकाल के विभाजन के बारे में देखते हैं। तो इसकी समय सीमा है वो 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक है। कुछ जो साहित्यकार इसे कहता है कि 1050 से 1375 ईस्वी का टाइम मानते हैं। तो इस काल के जो साहित्य है उसको मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रारंभिक चरण, जो अपभ्रंश से प्रभावित हुआ है, और दूसरा है उत्तर चरण, जो शुद्ध हिंदी की ओर, जिसने शुद्ध हिंदी की ओर विकास किया है। जो प्रारंभिक चरण है उसने 1000 से 1250 ईस्वी का टाइम था, और उत्तर चरण जो है 1250 से 1400 ईस्वी तक इसका टाइम था। अब बात करते हैं आदिकाल के नामकरण के बारे में। इसे आदिकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हिंदी साहित्य का आरंभिक काल था, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर समझाया। और इसे वीर गाथा काल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो अधिकांश कविताएं हैं, जो रचनाएं हैं, वो वीर रस पर आधारित है, मतलब वीरता के ऊपर, साहस के ऊपर बात की गई है, इसलिए इसको वीर गाथा काल भी कहा जाता है। इसके अंदर राजाओं के बारे में, योद्धाओं के बारे में और युद्धों का वर्ण प्रमुख रूप से आपको आदिकाल के अंदर देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं आदिकाल की परिस्थितियां। राजनीतिक परिस्थितियां ये है कि यह समय भारत में राजपूत और साम्राज्य, फिर मुस्लिम आक्रमणों का था उस टाइम में, और युद्ध और संघर्ष जीवन का हमारा एक हिस्सा ही थे। कवियों ने राजाओं और वीरों की प्रशंसा में कविताएं भी लिखी थी। और धार्मिक परिस्थितियां देखेंगे तो इस टाइम में जो हिंदू धर्म है और जो इस्लाम धर्म है उसका प्रभाव था। मंदिर, मठ और दरगाह, इन सब का महत्व ज्यादा था। धर्म की जो रक्षा है उसके लिए भी साहित्य रचा गया था। सामाजिक रूप से जो परिस्थितियां है, समाज में जमींदारी व्यवस्था और राजाओं को जो प्रभुत्व है वो ज्यादा था। जनता जो है वो युद्धों से पीड़ित भी थी। समाज में शौर्य और बलिदान की प्रशंसा भी की जाती सामाजिक परिस्थितियों के अंदर। अब इसकी साहित्यिक परिस्थितियां ये है कि जो साहित्य मुख्य रूप से वीर गाथा काल, मतलब वीर गाथा इस काल के टाइम में वो प्रधान थी। पृथ्वीराज राजसूय जो चंद्रगुप्त इस काल की प्रमुख रचना मानी जाती है, जिसमें उनके युद्ध के बारे में, पराक्रम के बारे में वर्ण किया गया है, बताया गया है। भाषा जो है इसमें अपभ्रंश से निकली पुरानी हिंदी, जो कठोर और खड़ी बोली जाती है, उसका इस्तेमाल किया गया है। सारांश, तो जो आदिकाल है वो हिंदी कविता का आरंभिक काल माना जाता है, इसलिए इसका नाम भी आधुनिक काल था। और इसे वीर गाथा काल भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम वीर गाथा काल भी है।
इसके इसके अंदर आपको वीरता, युद्ध और शौर्य का आपको इसका वर्ण देखने के लिए मिलेगा। और इसके जो प्रमुख कवि हैं वो चंद्रबर दाई हैं, जो पृथ्वी जिन्होंने लिखी है पृथ्वीराज रासो, और भाषा इसके अंदर अपभ्रंश से विकसित होकर हुई है। ठीक है, तो हमारा आदिकाल टॉपिक से ये हमारा खत्म हो गया, चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर सेकंड है जिसमें बताया गया है मध्यकाल और आधुनिक काल के समान परिचय के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसको मध्यकाल भी कहते हैं, देन इसको भक्ति काल भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आदिकाल के बाद जो हिंदी साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा जो काल है वो मध्यकाल है। मध्यकाल का सबसे जो प्रमुख साहित्यिक आंदोलन था वो था भक्ति आंदोलन। इसलिए इसका जो मूल उद्देश्य था ना, ईश्वर की भक्ति था और मानव समाज में समानता का संदेश फैलाना था। तो कुछ टाइम में जाकर फिर इसका नाम भक्ति काल ही हो गया था। अब भक्ति काल भक्ति आंदोलन की परिस्थिति, जो धार्मिक इसकी परिस्थितियां हैं वो ये थी कि उस टाइम में जो धर्म कर्म कांड थे और बाहरी जो आडंबर है उन सब में ये लोग उलझे हुए थे। जाति और वर्ण के नाम पर काफी ज्यादा भेदभाव किया जाता था। संतों ने इसका विरोध किया था और सरल भक्ति जो मार्ग है उसका प्रचार भी फैलाया था। ईश्वर की उपासना, तो ईश्वर की उपासना करना मतलब यह कि निर्गुण आकार रहित और सगुण मतलब रामकृष्ण के रूप में। राजनीतिक परिस्थितियां ये थी कि जो मुस्लिम शासक हैं उनका शासन दिल्ली सल्तनत मुगल शासन के रूप में प्रस्तुत था। उस टाइम राजनीतिक अस्थिरता और युद्ध के मतलब राजनीतिक अस्थिरता थी और युद्ध के भी लक्षण दिखाई दिए थे। जनता दुखी थी और असुरक्षित भी थी, इसलिए वो भक्ति और अध्यात्म की ओर वो मुड़ गए थे। सामाजिक परिस्थितियां ये थी कि समाज में ऊंच नीच, जातिगत भेदभाव और स्त्रियों की जो स्थिति है उस टाइम में कमजोर थी। भक्ति आंदोलन ने समानता, भाईचारा और प्रेम का भी संदेश दिया था लोगों को। उन्होंने एक लाइन बताई गई है कि जात पात पूछो नहीं कोई, जैसी भावना का प्रसार। तो ऐसी कविताओं का इन्होंने मतलब इस ऐसी भावनाओं का प्रसार किया, सबके सामने लेकर आए। तो ज्ञान मार्ग की शाखा, जो संत काव्य कहते हैं इसको, ये निर्गुण भक्ति शाखा भी कहते हैं। इसके अंदर ईश्वर को निराकर माना है कि ईश्वर का कोई भी आकार नहीं होता, कोई उनकी मूर्ति तस्वीर ये सब चीजें नहीं है, क्योंकि ईश्वर आपको हर जगह मिलेंगे। तो साधु संतों ने कर्म कांड के ऊपर और मूर्ति जो पूजन है उसका उन्होंने विरोध किया था। प्रमुख जो इसके कवि थे, संत कवि, वो कबीर, गुरु नानक, दादू दास नामदेव, ये सारे इस टाइम के प्रमुख कवि थे। ज्ञानश्री शाखाओं की क्या विशेषता थी? ज्ञानश्री शाखाओं की सबसे पहली विशेषता ये थी कि ईश्वर जो है वो निराकर है और जाति पाति का इसमें विरोध किया गया है। सरल भाषा इसमें दोहे और सखियों के थ्रू बताई गई है। समाज सुधार की भावना को भी इसके अंदर व्यक्त किया गया है। प्रेम आश्रय शाखाओं के अंदर सूफी काव्य हैं। सूफी और संत उन्होंने ईश्वर को प्रेम का प्रतीक माना है और उन्होंने प्रेम उख्यान काव्य भी रचे हैं, जिसके अंदर आप प्रेम के माध्यम से हम ईश्वर की भक्ति को दिखाते हैं। सूफी प्रेम उख्यान काव्य फारस और भारत के अंदर, तो जो फारसी साहित्य है इन सभी से प्रभावित हुआ है। साथ में जो भारत में प्रेम उख्यान काव्य है वो लोक कथाओं पर ही आधारित हुए थे। अब जायसी के पूर्ववर्ती सूफी कवि कौन से हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी से पहले कई कवियों ने प्रेम उख्यान लिखे गए थे। जायसी और उनकी कृतियों की बात करें तो जायसी ने सबसे बड़े सूफी कवि माने जाते हैं। जो उनकी प्रसिद्ध रचना है वो है पद्मावत। जायसी के प्रवृत्ति जो कवि हैं, कुतुबुन, मृगावती, उस्मान, नूर मोहम्मद, ये सारे इनके प्रवृत्ति कवि हैं। सूफी काव्यों की प्रवृत्तियां यह है कि प्रेम और भक्ति का इन्होंने संगम करके सबके सामने प्रस्तुत किया है और कथा शैली और लोक कथाओं का इन्होंने इस्तेमाल किया अपनी रचनाओं के अंदर। भाषा इसके अंदर अवधि और मिश्रित रूप से मौजूद है। राम भक्ति शाखा के अंदर इसमें राम काव्य के बारे में बात की गई, तो इसमें राम को भगवान मानकर उनकी भक्ति की गई है। कवि ने राम के जो लोक मंगलकारी रूप है उसका भी वर्णन किया है राम काव्यों के अंदर। इसके जो प्रमुख कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने रामचरितमानस भी लिखी है। केशव दास जी हैं और प्रियदास है। इनकी विशेषता ये है कि राम के आदर्श के रूप को माना जाता है। लोक भाषा जो अवधि जिसकी इस टाइम की जो लोक भाषाएं थी वो अवधि में रचनाएं हुई हैं। समाज को धर्म और नीति का मार्गदर्शन भी माना गया है। तो जो रामचरितमानस है ना, रामचरितमानस है, ये भी अवधि भाषा में ही लिखी गई है। कृष्ण काव्य के बारे में बात करेंगे, जिसमें अंदर कृष्ण को ईश्वर का रूप मानकर उनकी भक्ति की गई है। उनकी विशेष लीलाएं और सख्य भाव का उन्होंने इसके अंदर वर्णन किया अपनी शाखा मतलब अपने काव्यों के अंदर। कृष्ण भक्ति कवि कौन से हैं? सूरदास जी हैं, मीरा जी हैं, मीराबाई, रसखान, नंदन दास, ये सारे कृष्ण भक्ति कवि हैं। इनकी विशेषता है कि जो कृष्ण की लीलाएं हैं
उनकी रासलीला, बाल लीला, रासलीला, प्रेम लीला, इन सभी का चित्रण आपको कृष्ण काव्य के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और मधुर और भावनात्मक भाषाओं का इन्होंने इस्तेमाल किया है। ब्रज भाषा इनकी रचनाओं में प्रमुख हुआ करती थी। सारांश है कि मध्यकाल का सबसे बड़ा जो साहित्यिक आंदोलन है वो भक्ति आंदोलन है। इसकी तीन धाराएं हैं, ज्ञान मार्गीय, प्रेमाश्रयी, सरगुण भक्ति। ज्ञान मार्गीय के संत काव्यों के कबीर और नायक मतलब नानक है। प्रेम आश्रय सूफी काव्यों के हैं जायसी और कुतुबुन। और सगुन भक्ति के राम भक्ति के हैं तुलसीदास जी और कृष्ण भक्ति के हैं सूरदास और मीरा। ठीक है, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया है। और ये जो काल है ये साहित्य समाज की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का भी एक दर्पण है, एक आईने के रूप में प्रस्तुत है। चैप्टर नंबर 2 भी हमने कवर कर लिया है। भक्ति काल हमारा मध्यकाल, इसे समान परिचय का हमने देख लिया। हम बात करते हैं रीतिकाल के बारे में। चैप्टर नंबर 3 है हमारा, रीतिकाल के सामान्य विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जो भक्ति काल के बाद हिंदी साहित्य का जो अगला चरण है वो है रीतिकाल। इसका टाइम पीरियड था 1700 से 1850 ईस्वी। इस काल का जो साहित्य है वो मुख्य श्रृंगार रस पर और अलंकारों पर ही आधारित था। वो हमारी भक्ति पर, भक्ति आंदोलन पर आधारित था। वो वीर गाथा मतलब वीरता के ऊपर, साहसता के ऊपर वो काल, उस काल के बारे में, इन सब चीजों के बारे में बात की गई थी। और इसके अंदर आपको बात करें श्रृंगार रस और अलंकार पर ही आधारित है। इसे अलंकारिक काल और श्रृंगार काल भी कहा जाता है रीतिकाल को। रीतिकाल की परिस्थितियां ऐतिहासिक एवं राजनीतिक परिस्थितियां है कि इसके अंदर मुगल जो साम्राज्य है वो बिल्कुल ही खत्म हो रहा था। छोटे छोटे राज्य है और दरबारों में कवियों का संरक्षण होने लगा, वहां पर उनका आश्रय होने लगा था। दरबारी और संस्कृति में श्रृंगार और मनोरंजन को भी प्रधानता मिलने लगी थी। सामाजिक परिस्थितियां कि समाज के अंदर वैभव, विलास, दरबारी जीवन शैली आ गई थी। स्त्रियों की स्थिति में सुधार नहीं था, लेकिन उन्हें श्रृंगार की वस्तु के रूप में देखा जाने लगा था और नैतिकता और धर्म की जगह पर भोग था। धार्मिक परिस्थितियां थी कि भक्ति भावना कमजोर हो चुकी थी। इस टाइम में धर्म केवल एक दिखावा बन गया था और काव्य में जो ईश्वर भक्ति की जगह है वो श्रृंगार रस ने ले ली थी। साहित्यिक परिस्थितियां थी कि भक्ति काल में जो भक्ति और समाज सुधार था। रीति काल में श्रृंगार, अलंकार, काव्य शास्त्र था। दरबारी जो कवि थे उस टाइम में राजा महाराजाओं की प्रशंसा और रीति काव्य करके अपने, उस टाइम में दरबारी जो कवि रखा जाता था वो राजा महाराजाओं की प्रशंसा करते थे रीति काव्य के थ्रू। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख धाराएं प्रवृत्तियां ये थी कि श्रृंगार प्रधान प्रवृत्ति थी, नायक नायिका का प्रेम था उसमें। अलंकारिक प्रवृत्तियों के अंदर अलंकारों की भरमार थी और काव्य शास्त्रीय प्रवृत्ति के अंदर कवियों ने काव्यों के नियम, रस, रीति और अलंकार पर रचनाएं लिखी थी। रीतिबद्ध काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां ये है कि काव्य जो है वो काव्य शास्त्र के नियमों से बंधा हुआ है। कवियों ने रस, अलंकार, रीति और नायिका भेद की रचनाएं की है। विषय क्या है इसके? श्रृंगार रस और भाषा, इसमें ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया गया है। रीति मुक्त काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां तो जिसके अंदर कवि ने बंधनों से हटकर अपनी रचनाएं की है। सामाजिक और मानवीय जीवन का एक चित्रण आपको देखने के मिलेगा और नीति और ज्ञान और भावुकता भी इनकी रचनाओं में दिखाई गई है। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनके काव्य कौन से? तो केशव दास जी की है रसिक प्रिया और कवि प्रिया। भूषण जी की है शिवराज भूषण जिनमें वीर रस प्रधान है। और बिहारी जी की है सस्से जिसमें नीति और श्रृंगार रस प्रधान है। और मतीराम की रसराज है और देव की कवि प्रिया और भावना भिन्न है। गिरधर कवि राय की शक्ति, भक्ति और श्रृंगार का संगम है उनकी रचनाओं में। सारांश यह है कि जो रीति काल है वो एक अलंकारी और श्रृंगार प्रधान काल माना जाता है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसमें अलंकार शास्त्र और श्रृंगार रस होता है। इसकी दो धाराएं रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्य। प्रमुख इसके जो कवि हैं वो केशव, बिहारी, भूषण, देव, ये सारे इनके प्रमुख कवि माने जाते हैं। एंड लास्ट हमारा जो काल है हमारा आधुनिक काल, उसके बारे में हम बात करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है आधुनिक काल। आधुनिक काल के समान परिचय। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जो आधुनिक काल है वो हिंदी साहित्य का नवीन और सबसे विकसित चरण माना जाता है, जिसके अंदर आपको लगभग 1850 ईस्वी से माना जाता है और ये जो है ये अभी तक जारी है। हमारा आधुनिक काल, ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ये आधुनिक काल ही है। तो इस टाइम में जो हिंदी साहित्य में केवल भक्ति या श्रृंगार नहीं था, बल्कि इसके अंदर राष्ट्रीय प्रेम, सामाजिक सुधार और व्यक्तिवादी चेतना, आधुनिक संवेदनाएं और प्रयोगशीलता सब दिखाई देते थे इस टाइम के अंदर। इस काल में गद्य और पद्य दोनों को ही समान रूप से विकास हुआ था।
काल को कई धारा और युगों में बांटा गया है, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। आधुनिक काल और उसकी परिस्थितियां, तो इसकी जो राजनीतिक परिस्थितियां वो ये है कि इस टाइम में जो भारत है वो अंग्रेजों की गुलामी में ही था। 1857 की जो क्रांति थी उसने राष्ट्रीय चेतना को भी एक नया रूप दिया था। उस टाइम में स्वतंत्रता आंदोलन की जो लहर है उसने साहित्य को साहित्य को गहराई से प्रभावित भी किया था। कवियों ने और लेखकों ने अपने लेखन के अंदर देशभक्ति और आजादी की भावना को भी प्रमुखता दी थी, जिसके अंदर साहित्य जो है वो देश की जागरूकता और संघर्ष का भी एक माध्यम बन गया था। धार्मिक स्थिति देखेंगे तो धार्मिक जीवन के अंदर अंधविश्वास, कर्म कांड का बोलबाला था इस टाइम में, और सुधार आंदोलन जैसे जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन ने लोगों को जागरूक भी किया था। हाँ, और धर्म को नैतिकता और मानवता से जोड़ने का भी प्रयास किया था। साहित्य के अंदर धार्मिक संकीर्णता के स्थान पर उदारता और वैज्ञानिकता का दृष्टिकोण भी आ गया था नए रूप में। सामाजिक इनकी स्थिति थी कि समाज के अंदर जाति का जो भेदभाव है, अशिक्षा, स्त्रियों की दयनीय जो स्थिति है उसको सुधारा गया था। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार ने नई सोच और आधुनिक जो विचारधारा है उसको भी जन्म दिया था। स्त्री शिक्षा और सामाजिक जो सुधार आंदोलन है उन्होंने साहित्य को भी प्रभावित किया था। साहित्यकारों ने सामाजिक जो कुरीतियां हैं उन पर प्रहार किया था और समानता, स्वतंत्रता तथा स्त्री स्वतंत्रता की भी इन्होंने वकालत की थी। आधुनिक कविता के अंदर इसका समान परिचय देख लेता है कि जो आधुनिक कविता है उसका स्वरूप पहले की भक्ति और श्रृंगार प्रधान कविताओं से बिल्कुल ही अलग था, जिसके अंदर आपको देशभक्ति, राजनीति, समाज सुधार, व्यक्तिवादी भावनाएं, प्रगति चित्रण, जीवन की जटिलताएं सभी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। इसकी जो भाषा है वो सरल, बोलचाल की भावपूर्ण भाषा है, और जो कवि है वो केवल ईश्वर या नायक नायिका तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि इन्होंने जीवन के हर पहलू को अपनी कविता का विषय बनाया। भारतेंदु युगीन काव्य धारा में जो इसका टाइम था 1850 से 19वीं तक, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भी कहा जाता है। इसके अंदर उन्होंने अपनी कविताओं में और जो गद्य है उसके अंदर देशभक्ति और सामाजिक सुधार के विचार को व्यक्त किया था, और उनके समय में जो हिंदी पत्रकारिता है, जो नाट्य साहित्य है उसका भी विकास हुआ था। उनकी जो रचनाएं है उसमें जागृति और राष्ट्रीय चेतना का भी भाव स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिलता है। द्विवेदी युगीन काव्य धाराओं के अंदर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जो संपादन में पत्रकारिता सरस्वती उसने एक साहित्यिक जगत को एक दिशा दी थी, जिसके तो इस युग की जो कविता है उसके अंदर आपको शिक्षा, अनुशासन, नैतिकता, राष्ट्रीय प्रेम और सामाजिक सुधार पर भी जोर दिया गया। कवि जीवन का जो उद्देश्य है वो समाज को सही मार्ग दिखाना है, और भाषा शैली इसमें जो गंभीरता और सादगी भी रही है इनकी रचनाओं के अंदर। छायावादी काव्य धाराओं के अंदर जो इसका टाइम पीरियड था वो 1920 से 1935 ईस्वी था। इस धारा को हिंदी काव्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, और इसके ना मुख्य 4 स्तंभ है: जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा जी। छायावाद की जो कविता है उसमें प्रगति चित्रण आपको दिखाया जाता है, आत्म अनुभूति, रहस्यवाद, सौंदर्य बोध और भावुकता भी दिखाई देती है। इस युग के जो कविता है उसमें केवल उपदेशात्मक न रखकर मतलब व्यक्तित्व और कलात्मक इसको बना दिया गया। प्रगतिवादी काव्य धाराओं में जिसका टाइम पीरियड है 1935 से 1950 ईस्वी में, प्रगतिवादी का संबंध जो है ना वो समाजवादी और यथार्थवादी दृष्टिकोण से ही है। इसके अंदर किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में, जो शोषित वर्ग की समस्या है उसको मुख्य विषय बनाकर इनकी कविताओं के अंदर बताया गया। कवियों ने अन्याय, गरीबी, असमानता इन सब के खिलाफ आवाज उठाई है, और इस धारा के जो मुख्य कवि हैं वो नागार्जुन जी हैं, सुमन, त्रिलोचन, गजानन माधव, मुक्तिबोध, प्रारंभिक, ये इनके प्रमुख कवि हैं। प्रयोगवादी काव्य धारा के अंदर इसका टाइम पीरियड है 1950 से 1970 ईस्वी तक। प्रयोगवाद ने कविता को नए रूप, नए ढंग और नए प्रतीकों से इसको सजाया है। कवियों ने अपने मनोविज्ञान, अपने व्यक्ति जीवन की गहराइयों को अपनी कविता में स्थान दिया है, और इस धारा के जो प्रमुख कवि हैं वो अज्ञे जी, धर्मवीर भारती, रघुवीर साय जी रहे हैं। भाषा और शिल्प में नवीनता, प्रयोगशीलता और जटिल जो भावना है उसकी अभिव्यक्ति आपको इनकी कविताओं में, इनकी रचनाओं में मिलेगी देखने के लिए। नेक्स्ट है हमारा नई कविता। 1970 ईस्वी से ही आगे है, तो नई कविता जो है वो आम आदमी के जीवन और उनकी समस्याओं की कविता है, जिसके अंदर व्यक्ति के अकेलेपन के बारे में, आधुनिक समाज की जटिलताओं के बारे में और जीवन संघर्ष के विषय के बारे में बताया गया है। भाषा इसमें जो बोलचाल के जो शैली, बोलचाल के निकट और सीधी और सरल भाषा का इस्तेमाल किया गया है।
इसके प्रमुख कवि हैं केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण सिंह, रघुवीर साय, धर्मवीर भारती। सारांश इसका यह है कि जो आधुनिक काल है वो हिंदी साहित्य का सर्वाधिक विस्तृत और जीवंत काल है, जिसकी विशेषता यह है कि देशभक्ति, सामाजिक सुधार, आधुनिक चेतना और विविध जो प्रयोग है, साहित्य का जो व्यापक विकास है वो इसके अंदर देखा गया है। ये जो काल है ये कई धाराओं में विभाजित है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, इसके बारे में हम देख लेते हैं। भारतेंदु युग के अंदर नव जागरण, सामाजिक सुधार, देशभक्ति। द्विवेदी युग के अंदर नैतिकता की भावना, अनुशासन और राष्ट्रीय चेतना के बारे में बताया है। छायावाद के अंदर प्रगति, रहस्यवाद, आत्मानुभूति के बारे में बताया, और प्रगतिवाद के अंदर आपको समाज सुधार और यथार्थवाद के बारे में बताया। प्रयोगवाद के अंदर आपके कविताओं के नए रूप और मनोविज्ञान दृष्टि से रचनाओं के अंदर भी दिखाया गया है। नई कविता के अंदर आधुनिक जीवन और जटिलताओं के थ्रू कविताओं के विषय बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमारी यूनिट नंबर जो फर्स्ट है इसका बी पार्ट था, ख पार्ट था, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। किसी का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या फिर इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो करके भी आप लोग पूछ सकते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये पीडीएफ वहीं पर अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई भी डाउट्स होता है तो आप पूछ लीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।